हमास बच्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो जो आप अभी देख रहे हैं ना कि जो एक नई टर्म आ गई है प्रोपोगाजा, मतलब जो गाजा की तरफ से प्रोपोगेंडा हो रहा है कि देखिए इंसानियत पे अत्याचार चल रहा है, यहूदी हम पे हमला कर रहे हैं। पर शुरुआत किसने की? गले किसने काटे 40-40 बच्चों के? बुजुर्गों को कौन किडनैप करके लेके गया? और जो फेस्टिवल था, म्यूजिक फेस्टिवल, उन्होंने तो पैलेस्टीन में जाके किसी का रेप नहीं किया, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, उन्होंने किसी की किडनैपिंग नहीं की। तो देखिए ये नैरेटिव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस मैसेकर को लेके ये जो बिल्कुल बारबैरिक एक्ट हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है, ये तुलना कर रहे हैं पैलेस्टाइन की हिस्ट्री से कनेक्ट करके। तो आप मुझे बताइए कि कब आखिरी बार पहले कब था कि इजराइल की कोई फोर्स ज़बरदस्ती पैलेस्टाइन में घुस के औरतों के साथ रेप किया हो, बच्चों के गले और गर्दनें काटी गई हों, इनको किडनैप किया गया हो? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, इजराइल की तरफ से आज तक नहीं हुआ। हाँ, प्रोटेस्ट चलते थे, लोग काफ़ी लोग बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन लोगों का इसमें दोष नहीं है, पर मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि इस पे पैलेस्टीनियन लोगों का काफ़ी हद तक दोष है। कारण कोई भी इंटेलिजेंस नहीं शेयर की गई। जब आप हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स, मोटर्स और टनल सिस्टम्स बना रहे हैं, आप प्रॉपर एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि 19,000 में से एक भी इंडिविजुअल ने मोसाड या किसी भी इजरायली एजेंसीज को कोई खबर क्यों नहीं दी। तो पहली चीज़ तो ये। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा भयानक होती हुई नजर आ रही है। स्थितियां ये हैं कि जहां एक तरफ इजराइल लगातार अपने हमले तेज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी इजराइल पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। सिचुएशंस ये बन रही हैं कि अब जो तमाम खाड़ी देश हैं वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं हमास का। तो ये क्या सिचुएशंस और ज्यादा बिगड़ेंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मेजर समरपाल तूर जी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। समरपाल जी, हम लगातार डिस्कस करते रहे हैं, आप हमारे साथ पैनल पर भी लगातार यहाँ पर जुड़ते हैं। अभी जो सिचुएशंस नजर आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, इजराइल ने भी ये कहा था कि अब ये सिर्फ शुरुआत है, और भी हमले तेज होंगे। आपको लगता है कि अभी ये सिचुएशंस और वर्स्ट होंगी? सीरिया तक सिचुएशंस पहुंची, ईरान का भी जिक्र हो रहा है, और हमले भी इधर हमास पर, गाजा पर तेज हो रहे हैं। देखिए सुमित, अभी सिचुएशन और भी भयानक होएगी। इसका एक कारण बहुत ही क्लियर है कि जो आज जो वीटो किया है रशिया और चाइना ने अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था आज यूएन में कि वो सीज फायर चाहते हैं सिर्फ एड को, ह्यूमैनिटेरियन एड को अंदर आने के लिए, पर ऑपरेशंस जारी रहेंगे। जबकि रशिया और चाइना कह रहे हैं कि सीज फायर भी चाहिए और एड भी अंदर आनी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, जिसके लिए अमेरिका ने मना कर दिया कि ऐसे नहीं होगा। तो ये जो वर्ल्ड पावर्स है, इनकी आपस में सहमति नहीं बन रही है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में कोऑर्डिनेशन कम और डिसएग्रीमेंट्स ज़्यादा होने वाली हैं। और हमने जैसे देखा कुछ दिन पहले कि यमन ने अपने देश से सरफेस टू सरफेस मिसाइलें छोड़ी हैं, ड्रोन्स भी किए, जो कि एक यूएसएस की फ्रिगेट ने इंटरसेप्ट कर दिए थे। और आज बल्कि सुबह जो कि सऊदी अरेबिया है, उसमें जो थर्ड रॉकेट सिस्टम्स लगाए हैं वो फायर किए मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो देखिए अभी ये उलझता हुआ मामला है। अभी करंटली तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सीज फायर होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि अब फ्यूल की कमी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो गई। और देखिए जब भी युद्ध होता है तो जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो 48 से 72 घंटे तक होती है। उसके बाद कोई भी इंसान हो, उसे पानी तो रिक्वायर्ड है ही है पीने के लिए। तो बेसिकली बच्चे इतने हैं, बच्चों की मौतें ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। मैं उसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आ रहा हूँ। हालांकि मसला अब ये भी है कि हिजबुल्ला का चीफ, हमास के चीफ जो है वो मुलाकात करते हैं, उस पर भी मैं आऊँ। लेकिन जो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जब बात हो रही है, कहा जा रहा है कि इजराइल को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हमास ने जिस तरीके से अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने एक इजरायली के मारे जाने के बदले 15 जो है वो गाज़ा में लोगों की यहाँ पर जान ली है। वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए, उस पर आपका क्या स्टैंड? सुमित, मैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जहाँ ये बात आती है
इसराइल ने 19,000 पासेस बनाए थे ताकि रोज़ पैलेस्टीनियंस इसराइल में आए, नौकरी करें। उनके घर के चूल्हे चल रहे थे, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही थी, प्रॉपर नॉन स्टॉप पानी प्रोवाइड किया जा रहा था। तो आप बताइए कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं थी तो और ये क्या था? एक मानवता के तौर पे इसराइल ने जितनी भी हेल्प करनी चाहिए उन्होंने की, सब कुछ प्रोवाइड किया। ज़िंदगी 2014 की लड़ाई के बाद बिल्कुल ही सामान्य हो चुकी थी, लोग तरक्की कर रहे थे। पर अब कहने की बात यह है कि पैलेस्टीनियन लोग, काफ़ी लोग बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन लोगों का इसमें दोष नहीं है, पर मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि इस पे पैलेस्टीनियन लोगों का काफ़ी हद तक दोष है। कारण कोई भी इंटेलिजेंस नहीं शेयर की गई। जब आप हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स, मोटर्स और टनल सिस्टम्स बना रहे हैं, आप प्रॉपर एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि 19,000 में से एक भी इंडिविजुअल ने मोसाड या किसी भी इजरायली एजेंसीज को कोई खबर क्यों नहीं दी। तो पहली चीज़ तो ये। उसके बाद उसमें भी ये कि कुछ स्कूल्स के अंदर, कुछ हॉस्पिटल्स के पास और कुछ जो धार्मिक जगह है वहाँ पर हमास के जो है वो ठिकाने मिले। देखिए, हमास बच्चों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो जो आप अभी देख रहे हैं ना कि जो एक नई टर्म आ गई है, प्रोपोगाजा। मतलब जो गाजा की तरफ से प्रोपोगेंडा हो रहा है कि देखिए इंसानियत पे अत्याचार चल रहा है, यहूदी हम पे हमला कर रहे हैं। पर शुरुआत किसने की? गले किसने काटे 40-40 बच्चों के? बुजुर्गों को कौन किडनैप करके लेके गया? और जो फेस्टिवल था, म्यूजिक फेस्टिवल, उन्होंने तो पैलेस्टीन में जाके किसी का रेप नहीं किया, उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, उन्होंने किसी की किडनैपिंग नहीं की। तो जब ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है ये सिर्फ हमास के लोगों के लिए क्यों हो रहा है? जब ये हमला हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया, वहाँ पर निर्दोष लोगों को इन आतंकियों ने आकर मारा, उन्हें उनका कत्लेआम किया, उनके बारे में क्यों जिक्र नहीं हो रहा है? क्यों इजराइल के ऊपर ये हमला गलत है, इसके ऊपर जो है वो जोर नहीं दिया जा रहा है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमास के, उसका अधिकार, उसकी ह्यूमन राइट्स, इसी का जिक्र सबसे ज़्यादा क्यों हो रहा है? देखिए, ये नैरेटिव को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस मैसेकर को लेके ये जो बिल्कुल बारबैरिक एक्ट हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है, ये तुलना कर रहे हैं पैलेस्टाइन की हिस्ट्री से कनेक्ट करके। तो आप मुझे बताइए कि कब आखिरी बार पहले कब था कि इजराइल की कोई फोर्स ज़बरदस्ती पैलेस्टाइन में घुस के औरतों के साथ रेप किया होए, बच्चों के गले और गर्दनें काटी गई होए, इनको किडनैप किया गया होए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, इजराइल की तरफ से आज तक नहीं हुआ। हाँ, प्रोटेस्ट चलते थे, इन्फिदादा करके था मूवमेंट, पत्थर वगैरह मारे जाते थे इन पे, तो वहाँ पे बीच में डिसएग्रीमेंट्स थी। पर इजराइल ने कभी इतना कट्टर माइंडसेट या उस तरीके से पेश नहीं आए कि वो कत्लेआम चल रहा है या कुछ मतलब ओपनली ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है, ऐसा कुछ था ही नहीं। पर यहाँ पे तो सारी हदें पार हो चुकी हैं। और अब आप इस मैसेकर को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि पैलेस्टाइन पे अत्याचार जो हो रहा था। तो फिर आप मुझे बताइए 19,000 लोग क्यों आते थे नौकरी करने अगर अत्याचार चल रहा था? यूएन को एक्टिवली क्यों नहीं आपने इन्वॉल्व किया? इतनी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो क्यों नहीं इन्वॉल्व हुई? पहले गाजा को तो फ्री किया जो है इजराइल ने, पहले तो उन्हीं का कब्जा था। देखिए, पहली चीज़ तो मैं इतिहास में जाना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने पैलेस्टाइन की ज़मीन हथियाई है, बेन गुरियन की जो जूश एजेंसी थी, उन्होंने पूरी दुनिया में पैसे इकट्ठे करके प्रॉपर लीगल तरीके से ये लैंड को खरीदा गया था। अरब्स को पैसे दिए गए थे और ये ज़मीनें खरीदी गई थी ताकि जूश लोगों के लिए उनका अपना एक देश और ज़मीन मिले। और ये बड़े सालों से होती आई थी, तो किसी ने ज़बरदस्ती तो हथियाया नहीं है इनकी ज़मीन। और जहाँ तक एक और मैं सवाल करना चाहता हूँ, अगर जो खाड़ी में देश हैं सबको इतनी ही ज़्यादा चिंता है पैलेस्टीन को लेके, तो आप पैलेस्टीनियन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? आप उन्हें सिटीजनशिप क्यों नहीं देते हो? आधे पैलेस्टीनियंस के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। रीज़न क्या है वैसे? रीज़न क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ये पैलेस्टाइन को एक रोजी रोटी के तौर पे एक बर्निंग टॉपिक को जला के रखा हुआ है। इस पे अगर रजामंदी करनी होती तो कब के बैठ के नहीं कर लेते? आप बताइए कि इजराइल रोज जाके वहाँ पे बम और गोले दागता है क्या? एंड दूसरा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो प्रोपेगेंडा वाली जो वीडियोस आ रही हैं कि बच्चों को ये लेके जा रही है इजराइल फोर्सेस, ये बच्चे ही थे आधे जिन्होंने रेकी की थी, फेंसिंग की। ये बच्चे ही थे जिन्होंने जहाँ बीच बीच में गैप्स थे उसकी फोटोग्राफी की,
उसके प्रॉपर ड्राइंग्स और फील्ड स्केचेस बना बना के इन्होंने हमास में दिए। जो डोमेस्टिक हेल्प थी, जितने भी नौकर थे या जितने भी पैलेस्टीनियन जो मीनियल जॉब्स कर रहे थे, उनसे उन्होंने घरों का नक्शा लिया है। जो इजराइल आर्मी के सर्विंग कमांडर्स और कमांडिंग ऑफिसर्स और ब्रिगेडियर्स थे, उनके घरों के एड्रेस और नक्शे और गूगल पे इमेजरी प्रॉपर। सर, सवाल ये भी है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, मोसाद ने आखिर क्यों, जो कि सबसे ज़्यादा हाईटेक जो एजेंसी मानी जाती है, उससे इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई? देखिए सुमित, ये षड्यंत्र रातों रात नहीं हुआ है, ये कम से कम 1 साल लगा है। और मैं दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं कि मोसाद का फेलियर क्यों हुआ है, पर असल बात ये हुई है कि मोहम्मद दाइफ पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के मेंबर हैं, जो कि चाइना में रहते थे, चाइना में ही उन्होंने इंजीनियरिंग की है। उनकी वाइफ चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ मुस्लिम हैं। उन्होंने PLO के जो मोहम्मद अब्बास हैं, उनको और चाइनीज़ एम्बेसडर को आपस में तालमेल कराया, इनकी मीटिंग्स कराने लगे। फिर ईरानियन रिपब्लिक गार्ड के कमांडर्स को भी इन्होंने इनविटेशन दी, और जो भी इनकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट थी, एक चाइनीज़ कंपनी है हुआई, जिसका कनाडा में भी बैन लग गया था CEO पे, और वो जेल भी गई थी और स्पाइंग चार्जेस लगे थे। तो ये हुआई कंपनी के प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन्स यूज़ हो रहे थे फॉर कम्युनिकेशन। तो आप देखिए, चाइना को छोड़ के अमेरिकन सर्वेलेंस सिस्टम इज़ नंबर 1 इन ऑल कंट्रीज़, चाहे ईरान हो जाए, सीरिया हो जाए, लेबनान हो जाए, ठीक है, बाकी जितने भी डिस्टर्ब्ड मुल्क हैं, इराक हो जाए, ईरान। तो देखिए यहाँ पे पूरा अमेरिकन सैटेलाइट्स तो हैं ही हैं, कोई शक नहीं है इसमें लेके। पर कहाँ पे ये अटक जाते हैं? चाइनीज़ सर्वेलेंस को लेके, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, दूसरा जो टेक्निकल अपग्रेडेशन है, जो चाइनीज़ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सीक्रेसी कोड्स और इनकी जो चिप वाली टेक्नोलॉजी है, उसका तोड़ अभी करना है, वो एट पार हैं विद अमेरिकन्स। तो ये ट्रैक नहीं कर सके कि ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन कब से चल रही थी। और ये सब चाइना के अंदर इनकी मीटिंग्स हुई हैं, रेगुलर बेसिस पे हुई हैं, एंड इनकी ट्रेनिंग आदि ईरान में की गई है, लेबनान में की गई है। और जहाँ तक हमास का सवाल है, हमास अकेला पैलेस्टाइन में नहीं ऑपरेट करता है, हमास की टुकड़ियाँ लेबनान में भी स्थित हैं, उनकी फैमिलीज़ और उनकी ट्रेनिंग सेंटर, एमुनिशन आना, और प्रॉपर जो उनकी जो आतंकवादी गुट हैं, वो उनके प्रॉपर वहाँ पे लिविंग और जगह हैं, वहाँ पे लेबनान में खुलेआम रहते हैं। तो चीन का अगर ये इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके पीछे, हमने अभी देखा कि उसने भी अपने जो है युद्धपोत लगाए, क्योंकि उधर से अमेरिका की तरफ से उन्होंने अपने जो युद्धपोत हैं वो भेजे थे। तो क्या अब आगे की सिचुएशंस में चीन का कोई रोल रहेगा इसके अंदर? देखिए, चीन का बहुत क्रिटिकल रोल रहने वाला है, क्योंकि जिबूती जो गल्फ ऑफ एडन में है, जिबूती में सबसे बड़ा नेवल बेस चाइना का है, जो चाइना से बाहर स्थित है। अभी 6 युद्धपोत तो चाइना ने वहाँ पे पहुँचा दिए। नंबर 2, ये जो लड़ाई शुरू हुई है मिडल ईस्ट में, इसमें क्या हुआ है, अब जो अमेरिकन जो सबसे 2 बड़ी कैरियर ग्रुप्स थी नेवल की, वो अब चाइनीज़ एरिया से छोड़ के ताइवान से फोकस हटा के मिडल ईस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। अब यदि चाइना चाहे तो वो ताइवान पे काफ़ी आसानी के साथ, काफ़ी लेवल की आसानी के साथ इन्वेड कर सकता है, क्योंकि अब जो नेवल थ्रेट था मेन US का, वो मिडल ईस्ट तक डाइवर्ट हो गया है। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स है। जिस तरीके से अमेरिका जितने वेपन सिस्टम्स और एमुनिशन और ट्रेनिंग करवा रहा है यूक्रेन की फोर्सेस को रशिया के अगेंस्ट, तो रशिया इसे काउंटर नहीं कर पा रहा है। तो रशिया का एक ही मकसद था कि किसी ना किसी तरीके से US की अमेरिकन इकॉनमी क्रैश कराई जाए, उन्हें ऑक्यूपाई कराया जाए, और ये चाइना और रशिया की मिली भगत के साथ अब ये मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब